वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टेस्ट सीरीज जो कि 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से। इसमें आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है और आज प्रैक्टिस 7 को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7 को। तो पहला प्रश्न है आपका, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बहमनी साम्राज्य जो कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण कह सकते शक्ति थे और यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसका निर्माण हुआ था बहमनी साम्राज्य का। तो उसका फिर विघटन हो गया था और उससे विघटन होकर जो राज्य बने थे सबसे पहला कौन निकले थे वहाँ से? बरार, बीजापुर, अहमदनगर या गोलकुंडा। आपको आंसर बताना है। इसके पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। कुल कितने इसका डिवीजन होके सबसे पहले बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1347 में। इसका विभाजन जो शुरू हुआ तो कुल 5 छोटे छोटे राज्यों में इनका विभाजन हो गया। तो 5 राज्य कौन कौन से थे? बरार, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। इसमें सबसे पहला अलग कौन हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अब आंसर बताने का वक्त आ गया साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सबसे पहले जो इनसे अलग हुआ वो राज्य था बरार। बरार में किसने अलग किया? इसके संस्थापक कौन बने बरार के? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह। याद रखिएगा, बरार राज्य को जो बनाया बहमनी से अलग करके किसने बनाया? फतेह उल्लाह इमाद शाह ने। वही उसके संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? प्रशासनिक विभाजन जैसे आज हमारे देश में है, देश है, फिर राज्य है, राज्य के बाद फिर प्रमंडल है, प्रमंडल के बाद जिले हैं, जिले के बाद प्रखंड है, प्रखंड के बाद पंचायत है, पंचायत के बाद गांव है। इसी प्रकार उस समय मुगलों के समय में प्रशासनिक विभाजन हुआ था, उस समय भी था। तो मुगलों में समय क्या था? सूबा था। सबसे पहले तो देश हो गया हमारा मुगल साम्राज्य हो गया। मुगल साम्राज्य को बांटा था सूबा में, सूबा बंटा था सरकार में, सरकार, और सरकार बटा था परगना में, परगना, और परगना बटा था गांव में। ये उनका प्रशासनिक विभाजन था। तो अगर हम ये तो हो गया राज्य लेवल का। आज जो राज्य है उसको हम लोग सूबा कह सकते हैं। जैसे भारत में भी 28 राज्य हैं तो 28 सूबा हो गया। और भारत को हम लोग मुगल साम्राज्य कह सकते हैं और ये जो 28 राज्य उसको सूबा कह सकते हैं। और सूबा का विभाजन मतलब राज्य का विभाजन किस में होता है? मान ले कि अगर कोई भी एक स्टेट लेते हैं, मान ली झारखंड लेते हैं, झारखंड में कितने जिले हैं? 24। तो उन जिलों को सरकार कहा जाता था। जिलों को क्या कहते थे? सरकार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आप बता पाएंगे। अब इसका राइट आंसर होगा सरकार। और सरकार के नीचे था क्या? परगना, परगना हो गया प्रखंड, और उसके नीचे अंतर्गत हो गया गांव। चलिए, तो 2 नंबर का आंसर आप जान चुके हैं। मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहते थे? तो सरकार। डी नंबर राइट आंसर है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस दौर में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका भी आंसर बताऊंगा। तो ऑप्शन पढ़ लें, डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लेडस्टोन और लॉर्ड पामर्स्टन। तो आपको आंसर बताना है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, 1857 की क्रांति के समय जो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल जिसको बोल सकते हैं आप, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल या उसको कह सकते हैं वायसराय, फिर वो प्रथम वायसराय भी बने, तो लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन आपसे पूछा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताने का वक्त आ गया साथियों। राइट आंसर है इसका डी, लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अधिकतम संसद का जो अधिवेशन होता है, अधिकतम उसके बीच का जो गैप होता है 6 माह होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 6 माह के अंतर्गत आपको दूसरा अधिवेशन फिर से आहूत करना है, बुलाना है। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है?
ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। तो ये संविधान का अनुच्छेद कौन सा है बताना, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 82। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 इसका राइट आंसर है। संसद के आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, संसद के अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने दिन का अंतराल हो सकता है? तो 6 माह। और किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो 85। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। देश में भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन का डिमांड उठने लगा, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना 1953 में भाषाई आधार पर। तो इसी प्रकार इस संबंध में विचार विमर्श के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था। इसने फिर भारत को कुल कितने राज्यों में बांटा है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे भारत में भी कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो उस समय कितने राज्यों में बांटा था, आपसे ये पूछा था। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 15 राज्य, 3 या 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश, या 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका साथियों राइट आंसर होगा सी, 14 राज्यों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था उस समय भारत को। कब? 1956 में। यानी 1956 में कितने राज्य थे भारत में? 14। आज हो गए कितने? 28। तो इसी प्रकार समय समय पे संशोधन होता है। अभी फिर इसमें वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के लिए हम सभी जानते हैं सभी राज्यों की अलग अलग सीटें दी गई हैं उसकी जनसंख्या के अनुपात में। तो आपसे पूछा जाए बिहार को कितनी सीटें दी गई हैं बिहार के लिए, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो आप जान लें। इसका आंसर बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किसकी होगी, जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, किस राज्य की? यूपी की। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें भी यूपी के पास है, 31। यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र के पास है 19। इसके बाद आता है तमिलनाडु के पास 18 और बिहार के पास 16 है साथियों। मतलब बिहार कितने नंबर पे है राज्यसभा सीटों के मामले में? 4th नंबर पे है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सभी पहलुओं को आपको देख लेना है। बिहार राज्यसभा सीटों के मामले पे 4 नंबर पे है, 1 नंबर पे यूपी, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे तमिलनाडु, 4 नंबर पे बिहार। तो चलिए बिहार में का आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया है। बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 16 कहाँ है? बी नंबर। तो इस राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी आपसे पूछा जाए किसके द्वारा, मीन्स किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, किस आर्टिकल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है? राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो यह आर्टिकल हमारा कौन सा होगा? सी नंबर, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राज्यों में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा? राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका भी आंसर अनुच्छेद 163 होगा, आर्टिकल 163। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न यहीं पे डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि लोग कन्फ्यूजन करते हैं। अगर हम 164 की बात करें, आर्टिकल 164 क्या है? तो आर्टिकल 164 है साथियों कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। ये किस में कहा गया है? तो 164। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर 163 होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो 164। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव बोलने से मतलब है किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा? तो गेहूं, चावल, दलहन, गन्ना।
आपको चुनना है। इसके पहले बता दें हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति जैसे नाम से याद पड़ा, हरा यानी फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा, बहुत गुना वृद्धि। और भारत में ये हुआ था 1967-68 के बीच। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1967 और 68 के बीच में। और हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इनके जनक थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो बोरलॉग, वर्ल्ड के लिए बोरलॉग थे, जो अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ थे, कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछा जाएगा MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब आए? 1967-68। तो अब बात करते हैं फायदा सबसे ज़्यादा किस फसल को हुआ था। साथियों, सबसे ज़्यादा जो फसल को फायदा हुआ वो गेहूँ। गेहूँ को उत्पादन बहुत गुना बढ़ा था उस दौर में भारत में, और भारत आत्मनिर्भर हो गया गेहूँ के मामले में। उसके बाद चावल में भी वृद्धि हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ में। चंद्रशेखरन समिति, हम जानते हैं समय समय पर किसी चीज़ों पर विचार विमर्श करने की सरकार समिति का गठन करती है। तो आपसे पूछ, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अभियान से, शेयर से, राजस्व से या शिक्षा से? तो चंद्रशेखरन समिति का संबंध था शेयरों से, शेयर बाजार से संबंधित चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए चंद्रशेखर समिति बनी थी। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन जो 3 भागों में किया गया है, भूपटल, मेंटल और कोर। यह विभाजन किसका है? पृथ्वी को जो 3 भागों में बांटा गया है भूगोल के अंतर्गत, भौगोलिक विज्ञान के अंतर्गत, वो 3 पार्ट कौन कौन है? भूपटल, मेंटल और कोर। यह विभाजन किसने किया था? होम्स, जैफरिन, डेली या ग्राट? तो राइट आंसर इसका साथियों क्या होगा? डी नंबर, ग्राट। अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? मतलब पृथ्वी पूछा 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? पहले आपको ये सोचना होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, इसके पहले हमें जानना होगा कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर कितने में लगाती है। तो 24 घंटे में। 24 घंटे में कितना लगा लेती है? कितना डिग्री? एक चक्कर मतलब पृथ्वी गोल है तो 360 डिग्री। तो यानी 1 घंटे में कितना होगा? 360 को भाग कर देंगे 24 से, कितना बार में कट जाएगा आपका? 6 से अगर काटते हैं तो 60, और यहाँ हो गया 4, और 4 से अगर 60 में काटेंगे तो 15 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, और इस तरह 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? सी। राइट आंसर इसका सी बन जाएगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ओपेक जो देश है इसमें खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो सबसे पहले आपसे कभी कभी ओपेक के बारे में ही पूछ लिया जाएगा। ओपेक फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ओपेक कहते हैं। इसमें कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। इन 13 देशों में से आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है? कुवैत, UAE, सऊदी अरब, वेनेजुएला। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो सऊदी अरब है, और इसके अर्थव्यवस्था का भी मुख्य साधन यही है। अगला प्रश्न है भारतीय कल्चर से, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र आपसे पूछा जा रहा है कौन है? सितार, तबला, सरोद या वीणा? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे दूं, भगवान से रिलेटेड माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है वीणा, इसीलिए वीणा से पहले तो कोई आ नहीं सकता है, इसीलिए वीणा धारिणी माँ सरस्वती का जो वाद्य यंत्र है वीणा ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भगवान से बड़ा कोई नहीं, इसलिए भगवान से पुराना कोई नहीं, माँ शारदे से पुराना कोई नहीं, माँ शारदे से प्राचीन कोई नहीं, इसलिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? वीणा। जो कौन धारण करती है? माँ सरस्वती। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, ध्वनि का जो वेग होता है वह सबसे कम किस माध्यम में होता है? आपसे ये पूछा है, ठोस, द्रव, गैस या पारा?
तो आप जान लें ध्वनि का वेग सबसे जो कम होता है वो हवा में होता है, यानी गैस में होता है। तो सी नंबर हो गया आपका, ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होगा। जब उसी तरह सबसे ठोस में सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। याद रखिएगा। नेत्रदाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यदि कोई आई अपना डोनेट करता है, नेत्र दान करता है, तो आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी किस हिस्से को उसको लिया जाता है? तो कौन सा हिस्सा लिया जाता है? तो वो हिस्सा होता है हमारा कॉर्निया, रेटिना, लेंस या पूरी आँख। तो वो हिस्सा होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है आँख में, आप समझ लें। कॉस से कॉर्निया और कॉस से काला। आँख का जो काला हिस्सा है, जो गोल आपका रहता है काला हिस्सा, वही होता है कॉर्निया। और उसमें प्रकाश की जो किरणें आती है सीधे उसी में प्रवेश करती है, पारदर्शी होती है। इसीलिए आँख का जब भी आपका सर्जरी होता है तो उसी हिस्से को प्रतिस्थापित किया जाता है किसी डोनर से लेकर। तो कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित करता है नेत्रदाता के आँख का? तो कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा हिस्सा है? वो ब्लैक वाला जो हमारे आँख का गोल जैसा है, वहीं पे कॉर्निया है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? यहाँ विटामिन डी को अगर हम उसको तोड़ें तो क्या मिलेगा? विटामिन डी से के सर्जन, यानी उसका अगर हम पूरी तरीके से देखें, उसका सर्जरी करें, उसका एक तरह से कैसे उसको तोड़ें, तो क्या मिलेगा वहाँ पे? तो विटामिन डी में साथियों क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। जैसा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। या एक तरह से कह सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे सारे ऑप्शन पे बात करते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए से का रासायनिक नाम है। फॉलिक अम्ल बी का रासायनिक नाम है। इसी प्रकार एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछेगा रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए। फॉलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है विटामिन डी सर्जन में कौन पाया जाता है? सर्जन यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। अभी 2022 में मनाया गया। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ, वक्त आ गया है। तो वह है 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। इसके पीछे की हिस्ट्री को भी जानना चाहिए, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार से कटकर बंगाल से कटकर बिहार का निर्माण हुआ था। किस राज्य से कटकर? बंगाल से। किसने किया था? अंग्रेजों काल में। 1912 में अंग्रेज भारत में थे, यानी अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित कर 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया था। इसीलिए प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? हम सभी जानते हैं जिस तरह बंगाल से कटकर बिहार बना 1912 में, इसी प्रकार बिहार से भी कटकर एक राज्य बना है जिसको हम लोग जानते हैं झारखंड के नाम से। तो झारखंड राज्य को जो विभाजन हुआ, तो बिहार का कितना प्रतिशत भूमि को अलग करके दिया गया है? 38%, 46%, 42 या 48? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 46%। और कब किया गया है? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार को विभाजित करके झारखंड राज्य बनाया गया है, और बिहार के कुल भूमि का 46% हिस्सा को अलग करके। तो राइट आंसर बी। अगला है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A जो समाचारों में थी, किससे संबंधित है? अभी 124A जो धारा है IPC का, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, समाचार पत्रों में आया था। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका संबंध किससे है? राजद्रोह से, एकांत कारावास से, मर्डर से या आपराधिक षड्यंत्र से? तो साथियों
सबसे पहले थोड़ा ये भी जान लें, आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1860 में। ये भी पूछा सकता है, भारतीय दंड संहिता कब बनी थी? 1860 में। उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल आपके यानी धारा 3, जैसे कि यहाँ पे 124A, इसका जो संबंध है ये हमारा है राजद्रोह से। अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसको डिसाइड कौन करेगा? यानी राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ अगर कुछ कार्य करता है तो वो राजद्रोह में गिना जाता है। देश के खिलाफ बयानबाजी, देश के खिलाफ कोई कृत्य, तो वो किस धारा के तहत उसकी विवेचना की जाती है? तो धारा 124 है, यानी 124 का संबंध राजद्रोह से है। अगला प्रश्न है, करंट से दूसरी तेजस एक्सप्रेस जिसे हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, मुंबई को किस शहर से जोड़ती है? देश में तेजस ट्रेनें चल रही है। तेजस क्या है? प्राइवेट ट्रेन है। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं हवाई जहाज के तरह सारी सुविधाएं मिलती है। जिस प्रकार वहाँ पे खाना पीना और फुल्ली एसी रहता है हवाई जहाज में, उसी प्रकार तेजस ट्रेन में जब आप चढ़ेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह का आपको सब कुछ मिलेगा। ये प्राइवेट ट्रेन है, भाड़ा 5 गुना लगेगा आपका सरकारी से, और दूसरी बात सुविधाएं भी बहुत ही हाई लेवल की मिलेगी। खाना पीना भी हाई क्वालिटी का, उच्च हाइजीन का मेंटेन रहता है। जिस प्रकार वहाँ एयर होस्टेस होती, यहाँ भी होती है ट्रेनों में भी, तेजस ट्रेनों में। और जो अभी हाल ही में नई जो दूसरी तेजस एक्सप्रेस है उसे हरी झंडी दिखा दी गई है। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से कहाँ जाएगी वो आपको बताना है, पुणे, हैदराबाद या अहमदाबाद। तो पुणे से लेकर अहमदाबाद के बीच इसे हरी झंडी दिखाई गई है, यानी मुंबई से अहमदाबाद। अब जो दूसरी तेजस एक्सप्रेस चलेगी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई टू अहमदाबाद। और पहली एक चल रही है वो कहाँ चल रही है? दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ तक वो चल रही है पहली तेजस। तो ये था साथियों आज की इम्पोर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे सॉल्व करके 15+ नंबर लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ले आते, समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, आपका पीटी का रिजल्ट जरूर होगा साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।